हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक इस चैप्टर में हमने 3 मेजर टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और अब हम आ चुके हैं 4th टॉपिक में, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं 3 नेशंस के क्रिएशन के बारे में, यानी कि जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। और आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन के साथ। तो हमारे आज के लेक्चर का नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, जहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर जर्मनी क्रिएट कैसे हुआ और किस तरीके से आर्मी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया जर्मनी के यूनिफिकेशन में और जर्मन नेशन के क्रिएशन में। ये टॉपिक आपके चैप्टर में इस पेज में यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सभी को याद होगा, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म के आइडिया को रेवोल्यूशन से, डेमोक्रेसी से एसोसिएट किया जाता था, मतलब जोड़ा जाता था। मतलब उस समय जो लोग थे, जो लिबरल्स थे, जो मिडिल क्लास के मेंबर्स थे, वो ये सोचते थे कि अगर हमें नेशन स्टेट क्रिएट करना है, अगर हमें डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए क्रांति लानी पड़ेगी, उसके लिए रेवोल्यूशन ही लाना पड़ेगा। उसके बाद ही नेशन क्रिएट हो पाएगा और डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिक एस्टैब्लिश हो सकेगा यूरोप में। तो इस वजह से उस समय नेशनलिज्म के आइडिया को रेवोल्यूशन से जोड़ा जाता था, डेमोक्रेसी से जोड़ा जाता था। लेकिन 1848 के बाद से नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो काफी ज्यादा दूर होता जा रहा था डेमोक्रेसी के आइडिया से और रेवोल्यूशन से। और ऐसा क्यों? क्योंकि 1848 के बाद कंजर्वेटिव्स यानी कि जो मोनार्क्स थे, वो सभी लोग जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, वो सभी लोग अब नेशनल सेंटिमेंट्स को यूज कर रहे थे, नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहे थे। किस लिए? अपनी खुद की स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल डोमिनेशन को अचीव करने के लिए यूरोप के ऊपर। तो 1848 के बाद नेशनलिज्म का आइडिया डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से सिर्फ इसीलिए दूर हो जाता है क्योंकि अब कंजर्वेटिव्स यूज करते हैं लोगों के नेशनल सेंटिमेंट्स को और नेशनलिज्म की भावनाओं को अपने फायदे के लिए, मोनार्की को ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ये देखा जाता है जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन के प्रोसेस में। मतलब जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी जैसे एक नेशन स्टेट बना, और जिस तरीके से इटली में यूनिफिकेशन हुआ और इटली एक नेशन स्टेट बना, उस प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कंजर्वेटिव्स ने नेशनलिज्म का फायदा उठाया और अपनी स्टेट पावर को ही प्रमोट किया और पॉलिटिकल डोमिनेशन को अचीव करने की कोशिश करी। मतलब यहाँ पर जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों को ये बोला कि हम नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे, हम एक नेशन स्टेट को क्रिएट करेंगे आप सभी लोगों के लिए, ताकि लोग शांत हो जाएं, रेवोल्यूशंस ना करें। और इसीलिए उन्होंने ये बोलकर कि हम नेशनल यूनिफिकेशन लेकर आएंगे, लिबरल्स का सपोर्ट हासिल करा, लिबरल्स की लॉयल्टी को हासिल करा। लेकिन दूसरी ही तरफ वो नेशनल यूनिफिकेशन के थ्रू अपनी मोनार्की को ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि एक नेशन क्रिएट हो जाए जिसमें मल्टीपल रीजन्स हो और उन मल्टीपल रीजन्स के कंजर्वेटिव्स ही राजा बने। तो यहाँ पर नेशनलिज्म को यूज किया जाता है, नेशनल सेंटिमेंट्स को यूज किया जाता है, नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड को यूज किया जाता है स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल डोमिनेशन को अचीव करने के लिए यूरोप में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में, और ये समझ लेते हैं कि कैसे जर्मनी में कंजर्वेटिव्स ने नेशनल सेंटिमेंट्स का यूज किया अपनी पावर को ही बढ़ाने के लिए। आप सभी को याद होगा, हमने ये पढ़ा है कि किस तरीके से 1848 में जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे,
उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थी। मतलब उस समय जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे वो चाहते थे नेशन क्रिएट करना। वो ये चाहते थे कि वो सभी जर्मन रीजन्स को साथ में ला सके और यूनाइट कर सके, ताकि वो एक पार्लियामेंट को क्रिएट कर सके, एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर सके जर्मन नेशन के लिए। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मार्च रेवोल्यूशन की शुरुआत करी जाती है 1848 में, जिसके थ्रू जर्मन कन्फेडरेशन के सभी रीजन्स को यूनाइट करने की कोशिश करी जाती है और साथ ही साथ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को भी क्रिएट किया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस लिबरल इनिशिएटिव को रिप्रेस कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है, दबा दिया जाता है। आपको याद होगा मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया जाता है और इस पूरे मूवमेंट को रोक दिया जाता है। और कौन डिसबैंड करता है पार्लियामेंट को? कौन रोकता है इस इनिशिएटिव को? मोनार्की और मिलिट्री। तो जो कंबाइंड फोर्सेस थी मोनार्की की, मतलब जो राजा थे, और जो मिलिट्री थी, वो मिलकर यहाँ पर इस लिबरल इनिशिएटिव को रिप्रेस कर देती हैं, दबा देती हैं। और इन कंबाइंड फोर्सेस को कौन सपोर्ट करते हैं? प्रशिया के जंकर्स। अब जंकर्स का मतलब क्या होता है? जंकर्स का मतलब होता है लैंड ओनर्स। मतलब प्रशिया के जो बहुत अमीर लोग थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, जो लैंड ओनर्स थे, वो सभी जंकर्स ने सपोर्ट करा था मिलिट्री को और मोनार्की को डिसबैंड करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए नेशनल असेंबली को और इस लिबरल इनिशिएटिव को। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी लोग अगेंस्ट थे नेशनल असेंबली के और नेशनल यूनिफिकेशन के, और इसीलिए 1848 में हुए रेवोल्यूशन को दबा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और उस समय के जो प्रशिया के राजा थे, कौन थे उस समय प्रशिया के राजा? फ्रेडरिक विल्हेम फोर। तो वो जो राजा थे प्रशिया के, वो रिजेक्ट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि जर्मन नेशन के लिए क्रिएट करी जाती है, और उन्हीं के वजह से यहाँ पर मिलिट्री और मोनार्की मिलकर इस मूवमेंट को रोकती है और रिप्रेस करती है। अब जब एक बार लिबरल इनिशिएटिव को रिप्रेस कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो उसके बाद प्रशिया ये सोचता है कि क्यों ना हम नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करें, क्यों ना हम सभी जर्मन रीजन्स को साथ में लेकर आएं और एक जर्मन नेशन को क्रिएट कर दे, और जो प्रशिया के राजा हैं वो जर्मन नेशन के एम्परर बन जाएं, जर्मन नेशन के ही किंग बन जाएं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम, जब प्रशिया के राजा ने पहले नेशनल यूनिफिकेशन को रिजेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया, तो वो अब क्यों ऐसा चाहते थे कि फिर से नेशनल यूनिफिकेशन हो जाए? ऐसा इसीलिए क्योंकि 1861 में जो किंग ऑफ प्रशिया थे उस समय, वो बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1861 के बाद प्रशिया में एक नए राजा आए, जिनका नाम था विलियम वन। और विलियम वन ये चाहते थे कि नेशनल यूनिफिकेशन हो जर्मन रीजन्स का, एक जर्मन नेशन क्रिएट हो, एक जर्मन एम्पायर क्रिएट हो, और उस जर्मन एम्पायर के एम्परर बने किंग ऑफ प्रशिया। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रशिया के किंग थे, वो लीडरशिप लेते हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे जर्मन नेशन का और सभी रीजन्स को साथ में लेकर आएंगे। अब अकेले राजा तो ये काम नहीं कर सकते थे, वो तो यूनिफिकेशन का काम अकेले नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी किसे? चीफ मिनिस्टर को। कौन थे उस समय चीफ मिनिस्टर? ऑटो फॉन बिस्मार्क। तो ऑटो फॉन बिस्मार्क को यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो यूनिफिकेशन करें, वो इस पूरे प्रोसेस को कैरी करें और जर्मन नेशन को क्रिएट करें। तो यहाँ पर ऑटो फॉन बिस्मार्क को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इसीलिए इन्हें आर्किटेक्ट भी बोला जाता है इस प्रोसेस का। आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि पूरी प्लानिंग करता है, पूरी पॉलिसीज बनाता है, डिजाइन बनाता है, योजनाएं बनाता है और फिर किसी प्रोसेस को कैरी करता है। तो यहाँ पर ऑटो फॉन बिस्मार्क ने क्या किया? उन्होंने प्लानिंग करी,
उन्होंने योजनाएं बनाई कि किस तरीके से वो यूनिफिकेशन करेंगे जर्मनी का, और इसी वजह से उनको आर्किटेक्ट बोला गया है इस पूरे ही प्रोसेस का। अब यहाँ पर बिस्मार्क ने किस तरीके से यूनिफिकेशन किया जर्मनी का? दो चीजों की मदद से। सबसे पहले प्रशियन आर्मी और दूसरी ब्यूरोक्रेसी। तो प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से बिस्मार्क ने यहाँ पर जर्मनी को यूनिफाई किया। उन्होंने वॉर्स का इस्तेमाल किया, जंग लड़ी, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी मतलब कि फॉरेन रिलेशंस के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू, समझौतों के थ्रू यहाँ पर उन्होंने यूनिफिकेशन का प्रोसेस कैरी किया फॉर जर्मनी। अब यहाँ पर जहां जहां बिस्मार्क को ये लगता था कि जंग की जरूरत है, वहां पर वो जंग लड़ते थे, वो वॉर करते थे। जहां पर उन्हें लगता था कि बातचीत से, समझौतों से काम हो सकता है, यूनिफिकेशन हो सकता है, एकीकरण हो सकता है, वहां पर वो बातचीत के थ्रू ही एकीकरण करते थे। तो यहाँ किस किस का यूज किया गया? आर्मी का और ब्यूरोक्रेसी का। तो अगर आपके एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि कैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया, तो आप क्या लिखेंगे? दो तरीकों से। सबसे पहले आर्मी की मदद से मतलब वॉर्स के थ्रू, और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की मदद से मतलब फॉरेन रिलेशंस और बातचीत के थ्रू। अब यहाँ पर कैसे प्रशियन आर्मी का यूज किया गया, कैसे ब्यूरोक्रेसी का यूज किया गया, चलिए ये समझ लेते हैं। 7 इयर्स के पीरियड में 3 बार वॉर्स हुई प्रशियन आर्मी की, जिन्हें जीतने के बाद ही यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मतलब 7 सालों में 3 बार जंग हुई प्रशियन आर्मी की, जिन्हें जीतने के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब सबसे पहली वॉर यहाँ पे कौन सी थी? सबसे पहली वॉर थी डेनमार्क के अगेंस्ट। तो यहाँ पर 1864 में डैनिश वॉर होती है, मतलब 1864 में प्रशियन आर्मी लड़ती है डेनमार्क के अगेंस्ट। अब यहाँ पर आर्मी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का भी यूज किया जाता है। यहाँ पर प्रशिया टेम्पररली ऑस्ट्रिया को अपना दोस्त बनाता है, टेम्पररली ऑस्ट्रिया को अपना एक अलाय बनाता है, और फिर ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर वो डेनमार्क के अगेंस्ट वॉर लड़ता है और डेनमार्क को हरा देता है। तो सबसे पहली वॉर होती है 1864 में डेनमार्क के अगेंस्ट, जहां पर प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर डेनमार्क को हराते हैं। उसके बाद दूसरी वॉर प्रशियन आर्मी लड़ती है अपने ही टेम्पररी दोस्त के अगेंस्ट, मतलब कि ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। तो यहाँ पर 1866 में प्रशियन आर्मी ऑस्ट्रिया के ही अगेंस्ट वॉर लड़ती है और उस वॉर को जीतती है, और इस वॉर के बाद नॉर्दर्न कन्फेडरेशन को फॉर्म किया जाता है। मतलब कि ऑस्ट्रिया से जीतने के बाद यहाँ पर प्रशिया नॉर्थ जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई कर देता है। तो जो भी जर्मन स्टेट्स नॉर्थ के तरफ थी उनको यूनिफाई कर दिया जाता है ऑस्ट्रियन वॉर के बाद। इसके बाद आखिरी वॉर लड़ी जाती है किसके अगेंस्ट? फ्रांस के अगेंस्ट इन 1870। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के बाद 1870 में प्रशियन आर्मी लड़ती है फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट इन 1870, और इस वॉर में प्रशिया का साथ देते हैं नॉर्दर्न कन्फेडरेशन के सभी स्टेट्स और साथ ही साथ साउथ जर्मन स्टेट्स। तो जो भी साउथ जर्मनी का हिस्सा था, जो भी सदर्न जर्मन स्टेट्स थी वो, और साथ ही में जो नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स थी जो अब यूनिफाई हो चुकी थी, वो सभी प्रशिया का यहाँ पे साथ देते हैं और मिलकर लड़ते हैं फ्रांस के अगेंस्ट, और फ्रांस को यहाँ पर हरा दिया जाता है, जिसके बाद ऑफिशियली यूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का इन 1871। यहाँ पर आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं जो आपके चैप्टर में दिया गया है कि किस तरीके से एक एक करके धीरे धीरे डिफरेंट जर्मन स्टेट्स जुड़ती हैं प्रशिया के साथ और एक जर्मन नेशन को वो क्रिएट करती हैं 1871 में। तो 3 वॉर्स होती हैं 7 इयर्स में। सबसे पहली डेनमार्क के अगेंस्ट, उसके बाद ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट और फिर फ्रांस के अगेंस्ट। और इन वॉर्स को जीतने के बाद ही यूनिफिकेशन होता है
जर्मनी का इन 1871। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि किस तरीके से आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेसी की मदद से 3 वॉर्स होती हैं, जिन वॉर्स के बाद फाइनली यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और जर्मन नेशन क्रिएट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली को गैदर किया जाता है। कई सारे लोगों को बुलाया जाता है, एक असेंबली बनती है, एक गैदरिंग होती है। उस गैदरिंग में कौन कौन होते हैं? जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस, मतलब कि जो भी जर्मन स्टेट्स अब जर्मन नेशन का हिस्सा बन चुकी थी, उनके जो पुराने प्रिंस थे, वो सभी प्रिंस इस असेंबली का हिस्सा बनते हैं। साथ ही साथ आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स और इम्पोर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑटो फॉन बिस्मार्क, ये सभी लोग यहाँ पर गैदर होते हैं। कहाँ पर गैदर होते हैं? पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। और पैलेस ऑफ वर्सेल्स में हॉल ऑफ मिरर्स में ये सभी लोग गैदर होते हैं। और ये असेंबली क्यों आती है, ये गैदरिंग क्यों होती है? न्यू जर्मन एम्पायर को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पर 1871 में फ्रांस को हराने के बाद न्यू जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने जर्मन एम्पायर क्यों बोला है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो मोनार्की को ही स्ट्रांग बनाना चाहते थे, वो डेमोक्रेसी को नहीं लाना चाहते थे। इसीलिए यहाँ पर जर्मन नेशन को जर्मन एम्पायर बनाया गया। और ये जो नया जर्मन एम्पायर था, इस एम्पायर के एम्परर कौन बने? विलियम वन ऑफ प्रशिया। तो जो प्रशिया के किंग थे विलियम वन, उन्हें काइजर बनाया गया न्यू जर्मन एम्पायर का। काइजर का मतलब क्या होता है? एम्परर। तो यहाँ पर 1871 में न्यू जर्मन एम्पायर को बनाया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, और इस एम्पायर के एम्परर बनते हैं प्रशिया के किंग विलियम वन। यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक पेंटिंग भी आपके चैप्टर में दी गई है, जहाँ पर प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर को ही दर्शाया गया है, और यही नाम है इस पेंटिंग का भी। और ये पेंटिंग किसने बनाई थी? एंटोन फॉन वर्नर ने बनाई थी, और ये एक गिफ्ट की तरह बनाई गई थी बिस्मार्क के बर्थडे के लिए। इस पेंटिंग में अगर आप देखें तो दिखाया गया है उस इवेंट को जहां पर न्यू जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम किया गया था और विलियम वन को एम्परर बनाया गया था। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं सेंटर में है द काइजर, मतलब कि द एम्परर। उनके बगल में है चीफ कमांडर ऑफ प्रशियन आर्मी जनरल फॉन रून, और उनके बगल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो है बिस्मार्क। तो इस पेंटिंग को बनाया गया था यही दर्शाने के लिए कि किस तरीके से न्यू जर्मन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया गया, प्रोक्लेम किया गया इन 1871। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, न्यू जर्मन एम्पायर क्रिएट होता है, जिसके बाद विलियम वन इस एम्पायर के काइजर बनते हैं, एम्परर बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमने यही समझा है कि किस तरीके से ये जो पूरा नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था जर्मनी का, इसमें प्रशिया का बहुत बड़ा रोल रहा। प्रशिया के वजह से ही नेशनल यूनिफिकेशन हो पाया जर्मनी का, और इसीलिए हम प्रशिया की स्टेट पावर को और प्रशिया के डोमिनेंस को क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस में देख सकते हैं। और क्योंकि प्रशिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है यूनिफिकेशन में ऑफ जर्मनी, इसी वजह से प्रशिया आगे चलकर भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहता है जर्मनी के अंदर। और जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी मेजर्स लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशिया सेंटर्ड ही होते हैं, मतलब प्रशिया के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ पर जब एक बार जर्मनी को क्रिएट कर दिया जाता है, जर्मन नेशन को क्रिएट कर दिया जाता है, तो ये भी कोशिश करी जाती है प्रशिया द्वारा कि मॉडर्न स्टेट को क्रिएट किया जा सके। तो इसीलिए वो यहाँ पर इस न्यू स्टेट में मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। मॉडर्न करेंसी को वो एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब एक कॉमन मॉडर्न करेंसी को बनाया जाता है जर्मनी के लिए। बैंकिंग को भी वो इम्प्रूव करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को वो लेकर आते हैं।
नए लॉज बनाते हैं, यूनिफॉर्म लॉज बनाते हैं पूरे जर्मनी के लिए, तो लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स को भी वो मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं जर्मनी के अंदर। साथ ही साथ वो एक पार्लियामेंट को भी क्रिएट करते हैं जर्मन्स के लिए, जिसे बोला जाता है जर्मन राइक्सटैग। तो जर्मन राइक्सटैग यानी कि जर्मन पार्लियामेंट को भी यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट किया जाता है? लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम भी डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी एक पार्लियामेंट को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये एक तरीके से सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है, क्योंकि असलियत में एब्सोल्यूट पावर ही होती है किंग के हाथों में, एम्परर के हाथों में। तो यहाँ पर न्यू जर्मन स्टेट के अंदर मॉडर्नाइजेशन को लाया जाता है और पार्लियामेंट को भी क्रिएट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे ही स्टेट के अंदर जो भी मेजर्स प्रशिया में लिए जाते हैं, प्रशियन स्टेट के अंदर लिए जाते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस प्रशिया में फॉलो करी जाती हैं, वही सेम मेजर्स, वही सेम प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है एक मॉडल के तरह बाकी के जर्मनी के हिस्सों में। तो जो कुछ भी डिसीजंस प्रशिया में लिए जाते हैं वो सभी डिसीजंस को फॉलो किया जाता है रेस्ट ऑफ जर्मनी में, जिससे हमें यही पता चलता है कि किस तरीके से प्रशियन स्टेट जो थी उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल थी और बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी जर्मनी के अंदर भी। इसी पॉइंट से रिलेटेड आपके चैप्टर में एक कार्टून भी दिया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं ऑटो फॉन बिस्मार्क को दिखाया गया है और पार्लियामेंट को दिखाया गया है। और ये कार्टून पब्लिश हुआ था उस समय की एक मैगजीन में, जिस मैगजीन का नाम था फिगैरो। कहाँ पर? वियना में। कब? 1870 में। तो ऑटो फॉन बिस्मार्क का एक कार्टून बनाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं उनके हाथ में एक चाबुक है, एक हंटर है, और वो बहुत गुस्से में उसे चला रहे हैं। उनके पीछे अगर आप देखें तो पार्लियामेंट को दिखाया गया है कि किस तरीके से पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो डर रहे हैं, वो छुप रहे हैं टेबल के नीचे, क्योंकि उन्हें बिस्मार्क से डर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है? यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से प्रशिया बहुत ज्यादा डोमिनेंट था, बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था, और कैसे बिस्मार्क भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, और कैसे पार्लियामेंट के अंदर वही डिसीजंस लिए जाते थे, वही मेजर्स लिए जाते थे, वही पॉलिसीज बनाई जाती थी जो कि बिस्मार्क द्वारा बनाई जाती थी या जो कि प्रशिया के फेवर में होती थी। तो उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है इस कार्टून के थ्रू। तो यहाँ हमने इसी के साथ ये समझ लिया है कि किस तरीके से जर्मनी में यूनिफिकेशन होता है, किस तरीके से यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है चीफ मिनिस्टर ऑटो फॉन बिस्मार्क को, जो कि आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का यूज करते हैं। जिसके बाद 7 इयर्स में 3 वॉर्स को लड़ा जाता है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ, जिसके बाद 1871 में यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है जर्मनी का, और एम्परर बना दिया जाता है जर्मन एम्पायर का। किसे? विलियम वन ऑफ प्रशिया को, जिन्हें काइजर बोला जाता है, मतलब एम्परर बोला जाता है। उसके बाद हमने ये समझा कि कैसे न्यू स्टेट बनने के बाद प्रशिया का डोमिनेंस बहुत ज्यादा रहता है जर्मनी के अंदर। नए सिस्टम्स को भी यहाँ पे लाया जाता है, मॉडर्नाइजेशन को लाने की कोशिश करी जाती है, पार्लियामेंट को भी क्रिएट किया जाता है, लेकिन हर जगह डोमिनेंस जो होता है वो प्रशिया का ही होता है, प्रशियन स्टेट का ही होता है। और इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे कंजर्वेटिव्स ने यहाँ पर नेशनलिज्म को यूज किया अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने डोमिनेशन को ही आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ जर्मनी, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जर्मनी बना, किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ आर्मी की मदद से। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।